हेलो स्टूडेंट्स, मैं निर्भय शर्मा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कॉलिजन के बारे में। कॉलिजन वर्क एनर्जी पावर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम 3-4 टॉपिक कवर करेंगे। और एक पार्ट यहाँ पर है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जहां से आपके पास जनरली चाहे वो नीट हो या फिर जेईई का एग्जाम हो, चाहे मेंस चाहे एडवांस, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो पूरा का पूरा एक पोर्शन है जहां से सीबीएसई एज वेल एज जेईई नीट के अंदर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पहली चीज हमारे पास आती है कॉलिजन का मतलब होता क्या है। कॉलिजन्स आपने रियल लाइफ में बहुत एग्जांपल देखे होंगे। फॉर एग्जांपल, रोड पे दो बाइक, दो कार, दो ट्रेन, दो ट्रक आपस में कोलाइड करते हैं, दैट इज सिंपली ए कॉलिजन। मतलब कॉलिजन का सिंपल मतलब हो सकता है जब दो चीज आपस में फिजिकली टच कर रहे हो, जिसकी वजह से दोनों का एक दूसरे का पाथ क्या हो, इफेक्ट हो जाए। ठीक है, अब पहली चीज तो ये है कि वो कॉलिजन तो होता ही होता है जब वो दोनों आपस में फिजिकली कांटेक्ट में आ रहे होंगे। जैसे दो कार है, कार कोई चला रहा था, पीछे से किसी कार वाले ने उसमें ठोक दिया, या बाइक वाले में या साइकिल वाले में, ये आपस में कॉलिजन होते रहते हैं। या एक दूसरे में नहीं, कोई इंसान बाइक चलाते चलाते दीवार में ठोक गया। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके इसमें है जब दो फिजिकली कॉन्टेक्ट में आ रहे होंगे और एक दूसरे का पाथ या किसी एक का पाथ क्या हो जाए, डाइवर्ट हो जाए। ठीक है, एक चीज और हमारे पास है कि आप इसके बाद एग्जांपल देखोगे कि कुछ जगह पर जरूरी नहीं है कि दोनों कांटेक्ट में ही आए। कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स होते हैं जहां पर आप कांटेक्ट में नहीं भी आओगे, पर एक के ऊपर फोर्स इस तरीके से लगेगी कि वो दूसरे वाला का पाथ चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा रदरफोर्ड का क्लास 9th के अंदर। ठीक है, उसमें ऐसा था कि सपोज आप मान लेते हैं ये हमारा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स। ठीक है, फिर यहां से हमारे पास जो भागता हुआ आ रहा था वो हमारा आ रहा था अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल चलते 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 इसके पास पहुंचा। जैसे इसके पास पहुंचा, अल्फा पार्टिकल एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं तो वो भी पॉजिटिव होते हैं, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल, और ये किसका न्यूक्लियस है, गोल्ड का, तो गोल्ड के न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल। मतलब ये पावरफुल पॉजिटिव पार्टिकल है और ये हमारा थोड़ा सा वीक, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा वीक है इसके कंपेरिजन में। और जब ये इसके पास पहुंचता है तो ये पॉजिटिव पार्टिकल न्यूक्लियस, ये पॉजिटिव पार्टिकल क्या कर देता है, रिपेल कर देता है। तो ये इसके पास आते ही रिपेल होकर इस डायरेक्शन में भाग गया। तो इसको भी हम एक टाइप का कॉलिजन बोल सकते हैं। मतलब जिसमें एक पार्टिकल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने जो फोर्स लगाई, कौन सी फोर्स लगाई, जिसको हम बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स। आपको पता होगा ना, K Q1 Q2 बाय R²। ठीक है ना, तो इस तरीके से जब उसमें फोर्स लगाई है, तो ये आप कहोगे कि इस फोर्स की वजह से इस अल्फा पार्टिकल का पाथ जो है वो डाइवर्ट हो गया। ये वाले आपने फोर्स के बारे में पढ़ा होगा जब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा क्लास 11th के अंदर, मिलिगन्स एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, वहां पर आपने पढ़ा होगा, या बोर मॉडल के अंदर आपने पढ़ा होगा जहाँ पे रेडियस होता है। तो कूलम्बिक फोर्स आपने वहां पढ़ी है। और अल्फा पार्टिकल हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये आपने पढ़ रखा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ही पढ़ा है हिस्सा, और क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का क्या है, कॉलिजन। तो आप इसे बोल सकते हो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बोल सकते हैं, यही बोल सकते हैं कूलम्बिक फोर्स, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से। दो चीज होती है ना, एक तो अट्रैक्शन, एक रिपल्शन। तो पॉजिटिव ने पॉजिटिव क्या करा, रिपेल कर दिया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से उसका पाथ डाइवर्ट हुआ। अल्फा पार्टिकल इज सेड टू बी हैव सफर्ड कॉलिजन विद द न्यूक्लियस। तो उसका न्यूक्लियस का कॉलिजन हुआ है, ये आप मान सकते हो, ये चीज आप कह सकते हो। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास आता है कितने टाइप के कॉलिजन हो सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो मेन है वो हमारे पास दो टाइप के कॉलिजन है, इलास्टिक कॉलिजन और इन इलास्टिक कॉलिजन। तो इलास्टिक कॉलिजन की हम बात करें तो यदि हमारे पास कॉलिजन के टाइम पर काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होता, जैसे एग्जांपल के तरीके समझो, आपने बॉल ली और दीवार पर मारी। जैसे ही आप दीवार पे, जैसे होता है ना घर में बॉल है, हम दीवार पे मार खेल रहे हैं, कैच कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो या फ्लोर पे हम मार रहे हैं,
तो जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी बिफोर द कॉलिजन, यदि उतनी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कॉलिजन रहे, इसको हम इलास्टिक कॉलिजन बोल सकते हैं। परफेक्टली इलास्टिक, इसका दूसरा एक आइडियल केस हो सकता है जिसके अंदर जितनी पहले काइनेटिक एनर्जी थी उतनी ही एग्जैक्ट, जैसे 20 जूल पहले थी तो आफ्टर कॉलिजन भी क्या रहे, 20 जूल रहे। सिमिलरली इन इलास्टिक कॉलिजन का दूसरा केस भी आता है, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्राइटेरिया है इन दोनों भागों में डिवाइड करने का कॉलिजन को, तो इफ देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इफ देयर इज अ नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी देन वी कैन से इलास्टिक कॉलिजन, और यदि हमारे पास उसमें काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है तो वो इन इलास्टिक कॉलिजन वाला केस आ जाएगा। पहली चीज, सबसे पहली चीज हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, मोमेंटम इज कंजर्व इन ऑल टाइप ऑफ कॉलिजन्स। मोमेंटम, देखिए मोमेंटम कंजर्व होता कब है, जब हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो हम क्या बोल सकते हैं, टोटल मोमेंटम इज कंजर्व, मतलब मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक है ना। दो चीज आपस में टकरा रही है, यदि मैं उन दोनों को एक पूरा सिस्टम मान लूं तो एक्सटर्नल कोई फोर्स तो लगी नहीं रही, जैसे कि बॉल थी वो आपस में यहाँ पे आके टकरा गई, इस बॉल के अंदर अपनी कुछ एनर्जी थी, जब वो इससे टकराई, टकराने के बाद उसने वो एनर्जी आगे वाली में ट्रांसफर कर दी, तो आप क्या बोल सकते हो कि मोमेंटम एक बॉडी का दूसरे में ट्रांसफर हो गया, तो मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक है। तो पहला केस, मोमेंटम इज कंजर्व इन बोथ द केसेस, बोथ, चाहे वो सेम एजेंट्स, पहला पॉइंट दोनों में क्या है, सेम है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, किसी भी टाइप का कॉलिजन हो तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इस चीज को याद रखना, वाइवा में पूछ सकते हैं या फिर जनरली इसके अंदर ही पूछा जा सकता है। दूसरा केस, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, किस केस के अंदर, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व इन केस ऑफ इलास्टिक कॉलिजन, इस केस में काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, ठीक है ना। लेकिन इसका दूसरा पॉइंट और लिख रखा है स्लैश डाल के, टोटल एनर्जी ऑल्सो। देखो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या डिफरेंस है, देखिए टोटल एनर्जी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाती है, साउंड एनर्जी भी आ जाती है, हीट एनर्जी भी आ जाती है, वाइब्रेशन एनर्जी भी आ जाती है। टोटल एनर्जी मतलब जितनी भी उस प्रोसेस के अंदर एनर्जी इन्वॉल्व थी वो सारी क्या रहेंगी, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का मतलब क्या है, एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में फॉर्म हो गई, फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ये वाली, जैसे दो कॉलिजन हुए तो दो कॉलिजन होने पे दो बॉडी टकराई और टकराने का साउंड प्रोड्यूस हुआ, तो जो मैंने एनर्जी दी थी हाथों को टकराने में, तो उसका कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, साउंड में, कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, मेरे हाथ में भी झंझनाहट हो रही है, जैसे वो सेंसोडाइन वाला आता है ना, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है वाला, अब यहाँ पर हाथ में क्या हो रही है, झंझनाहट, उस झंझनाहट में क्या है, दैट इज वाइब्रेशन एनर्जी। तो वो जो पहले कॉलिजन से पहले एनर्जी थी, जो काइनेटिक एनर्जी थी ऑब्जेक्ट्स के पास, वो किस में कन्वर्ट हुई, वाइब्रेशन एनर्जी में, साउंड एनर्जी में। थोड़े तब मैं हीट करता ऐसे करता रहूंगा तो हमारे पास क्या होगा, इस हाथों के अंदर हीट भी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो साउंड, हीट एंड वाइब्रेशंस या लाइट, इस टाइप के कुछ जो एनर्जीज प्रोड्यूस होती हैं वो कहीं ना कहीं पहले वाले से ही कन्वर्ट होते हुए आ रही हैं। तो इसलिए हमने क्या लिखा, टोटल एनर्जी इज कंजर्व, किस केस में, इलास्टिक वाले में। दूसरा वाला केस क्या है, इनइलास्टिक वाले में, इसमें टोटल एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व, टोटल एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व, इसमें टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, बट सिर्फ कंजर्व क्या नहीं है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। नेक्स्ट, इसके अंदर जितनी फोर्स इन्वॉल्व होती हैं कंजर्वेटिव इलास्टिक कॉलिजन के अंदर, जैसे हमने एग्जांपल किसका लिया था, न्यूक्लियस का और अल्फा पार्टिकल्स के बीच में। तो अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में जो कॉलिजन हुआ वो किसकी वजह से हुआ था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। आपको पता है हमारे पास तीन फोर्सेस होती हैं जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशन फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड इनस्प्रिंग फोर्सेस। ये तीनों हमारे एग्जांपल किस चीज के लेते हैं हम, कंजर्वेटिव फोर्सेस के। तो इस चीज में जो आप देख रहे हो, जो भी इलास्टिक कॉलिजन हो रहा होगा उस केस में कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी, बस सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या लिखा हुआ है, ऑल द फोर्सेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कॉलिजन आर कंजर्वेटिव। अब नॉन कंजर्वेटिव की बात करें या फिर इन इलास्टिक कॉलिजन की हम बात करते हैं, तो जैसे इसके अंदर जो इलास्टिक कॉलिजन है इसके अंदर सारी की सारी फोर्सेस क्या होती है, कंजर्वेटिव। इन इलास्टिक कॉलिजन के अंदर कुछ ऐसी फोर्सेस होंगी या नॉन कंजर्वेटिव होंगी, या फिर सारी की सारी ऐसी फोर्सेस होंगी या जो नॉन कंजर्वेटिव होंगी। जनरली कुछ फोर्सेस होती हैं जो नॉन कंजर्वेटिव होती हैं, कुछ कंजर्वेटिव होती हैं। यदि किसी भी दो बॉडीज के कॉलिजन के बीच में नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, दैट मींस वो इनइलास्टिक कॉलिजन है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब हम ये कह रहे थे कि टोटल एनर्जी इज कंजर्व,
तो टोटल एनर्जी क्या थी, कंजर्व, वो दोनों केस में है। इस वाले केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, मतलब जब दो बॉडीज पहले, मतलब आप मान के रखिए एक बॉडी ये थी, इसके पास अपनी कुछ वेलोसिटी थी, एक बॉडी इस थी, इसके पास कुछ अपनी वेलोसिटी थी। जब इन दोनों के पास इनिशियली सिर्फ अपनी वेलोसिटी है और ये मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, मतलब जमीन पर ट्रेवल कर रही है ये, तो मतलब उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, सिर्फ कौन सी एनर्जी हुई, काइनेटिक एनर्जी। तो पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी, यदि उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बाद में भी रहेगी तो इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल हो गया। और यदि पूरी की पूरी एनर्जी, मतलब पहले वाली एनर्जी पूरी की पूरी लास्ट में कन्वर्ट हो रही है, दैट मीन्स कोई और एनर्जी इवॉल्व ही नहीं हुई। यदि कोई और एनर्जी इवॉल्व नहीं हुई तो हीट, लाइट, साउंड, वाइब्रेशन सारी क्या हो गई, जीरो। तो ये कह रहा है कि इसमें से कोई भी ऐसी फोर्स नहीं होती, कोई भी एनर्जी नहीं होती जो इसके अंदर जनरेट हो। मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू हीट, लाइट एंड साउंड, दैट इज अ प्योरली एजम्पशन बेस्ड कॉलिजन। मतलब बहुत रेयरली आप ऐसे देखोगे। प्रैक्टिकली यदि आप देखो एक आध दो एग्जांपल तो आपको मिल जाएंगे परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के। जैसे एग्जांपल सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में जो कॉलिजन होता है, जैसे मैं आपको बताया, सपोज एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन आपस में टकरा रहे हैं तो कौन सा साउंड आएगा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में साइज में ज्यादा छोटा होता है, आपको इमेजिन भी नहीं कर सकते। दूसरी चीज, जरूरी नहीं है वो टकराएं भी। जैसे हमारे पास अल्फा पार्टिकल वाला हमने एग्जांपल दिया, न्यूक्लियस ने अल्फा पार्टिकल के पाथ को डेविएट करा दिया, उसीलिए हम उनको कॉलिजन बोल रहे हैं। तो इसका पहला एग्जांपल रहेगा सबएटॉमिक पार्टिकल से कॉलिजन, दूसरा हमारे पे ग्लास बॉल्स जो होती है। अच्छा, एक चीज और होती है, काफी बार क्या होता है जब कॉलिजन होता है ना, तो दोनों बॉडीज में से एक बॉडी थोड़ा सा डिफॉर्म कर जाती है। डिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे जो फॉर्म वाली बॉल होती है ना, फॉर्म वाली बॉल, आप उसे दीवार में मारो तो जैसे ही वो दीवार पे आप उसे मारोगे तो फॉर्म वाली बॉल क्या होगी, दब जाती है। तो जब दबती है, साइज छोटा होता है, तो मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी या तो हीट में कन्वर्ट हो गई या फिर साउंड में कन्वर्ट हो गई। तो जनरली आप देखोगे तो इलास्टिक कॉलिजन के अंदर कुछ 5 प्रॉपर्टीज है, 5, 4 नहीं 5। पहली है मोमेंटम इज कंजर्व, दूसरा काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व एंड टोटल एनर्जी इज कंजर्व। सेम फोर्स जितने इन्वॉल्व है सारी कंजर्वेटिव है। इसके अंदर कोई भी साउंड, लाइट, वाइब्रेशन, कुछ भी चीज है, कोई भी टाइप की एनर्जी इवॉल्व नहीं होती है। एग्जांपल के केस में आप बोल सकते हो जो सब एटॉमिक पार्टिकल से होंगे कॉलिजन, या फिर ग्लास बॉल्स ऑफ कॉलिजन भी एग्जांपल इसी का है। इसकी हम बात करते हैं इनइलास्टिक कॉलिजन की। इसके एग्जांपल में हम देखेंगे तो यदि कोई भी दो चीज आपस में टकरा दी है वो इनइलास्टिक कॉलिजन का है। जैसे कोई बॉल है, उसे जमीन से आप मार रहे हो और वो पूरी हाइट तक नहीं आ रही है, नीचे रह गई है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, कुछ ना कुछ कोई एनर्जी का लॉस हुआ ही है। वो लॉस क्यों हुआ है, अच्छा देखो उसके अंदर कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व थी, ग्रेविटेशन। जब वो टकराया होगा तो साउंड प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, थोड़ा सा डिफॉर्म कर सकती है बॉल, आइडियली नहीं रही होगी वो। तो ये सारे इसकी वजह से हमारी मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही, किसी भी टाइप का कॉलिजन क्यों ना हो, किसी भी टाइप का। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, क्योंकि वो कंजर्व इसलिए नहीं रही क्योंकि उसका थोड़ा सा पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, हीट, लाइट और साउंड में। इसे लिखा भी हमने, ए पार्ट ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, साउंड एंड लाइट एनर्जी, ठीक है ना। और नेक्स्ट चीज है टोटल एनर्जी इज कंजर्व। टोटल एनर्जी बेटा कंजर्व रहती है इलास्टिक और इलास्टिक दोनों के अंदर। इसके अंदर आपके पास या तो सम और ऑल दी फोर्सेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग द collisions are non-conservative. तो ये वाली चीज भी हो सकती है हमारे पास। चौथा हमारे पास जो पार्ट था वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, मतलब एक्चुअली वो 5 प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, टोटल एनर्जी को अलग लिख दो और काइनेटिक एनर्जी को अलग लिख देना। तो ये हमारे कुछ पार्ट रहे जहां पर हमने देखा। इसके अलावा हमारे पास आप कुछ वर्ड्स और सुन सकते हो कॉलिजन के अंदर। देखो जैसे इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। देखो इलास्टिक, इनइलास्टिक कॉलिजन में तो कोई से भी हो सकते हैं, दो गाड़ियां टकरा दी हैं, दैट इज आल्सो इनइलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। ध्यान सुनना, इसे लिख भी लेना, लिखा कॉलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स और बिटवीन द कॉलिजन बिटवीन द बॉल एंड द फ्लोर, दैट इज आल्सो इनइलास्टिक कॉलिजन। यदि मैं इसके केस में परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन के अंदर आ जाऊं, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में, तो दो बॉडी आपस में जब एक बॉडी पीछे से आ रही होगी और आगे वाली बॉडी से बिल्कुल चिपक जाए, दोनों स्टिक कर जाते हैं, तो उसे हम परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन बोल सकते हैं, ठीक है। और हाँ, इस केस में यदि आपसे कोई पूछे कि कौन से इलास्टिक कॉलिजन के अंदर मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, तो आप बोलोगे जो परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन होता है उसके अंदर
मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे साथ चिपक जाते हैं। और वो कितना लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी वो हम देखेंगे भी डेरिवेशन के दौरान। इसके बाद हेड ऑन कोलिजन नामी कोई चीज भी होती है। हेड ऑन कोलिजन का मतलब होता है जब कोई भी दो चीज आपस में टकराते हैं ना, तो टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों स्ट्रेट लाइन में ही चलेंगे, पहले और बाद में। मतलब जैसे आप एग्जांपल देखोगे, जैसे दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन पटरी पे चल रही है, एक के पीछे एक ट्रेन थी और पीछे वाली ट्रेन ने आके उसको आगे वाली ट्रेन को पुश कर दिया, मतलब थोड़ा सा धक्का मार दिया, कॉलिजन हो गया। तो वो कॉलिजन हमारा बोला जाएगा हेड ऑन कॉलिजन। तो हेड ऑन कॉलिजन का मतलब है बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन बोथ द बॉडीज विल मूव इन द स्ट्रेट लाइन, द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है। फिर एक चीज आप पढ़ते हो ऑब्लिक कॉलिजन। ऑब्लिक कॉलिजन क्या होता है? ऐसे आपको मिल जाएगा OBLIQE ऑब्लिक कॉलिजन। जैसे कैरम बोर्ड खेलते हो ना, कैरम बोर्ड में तो जैसे आप उसे कैरम बोर्ड कॉइन्स होते हैं, जैसे आप उसे हिट करोगे तो दो कॉइन अलग अलग डायरेक्शन में भाग गए, इसको हम 2 डायमेंशनल कॉलिजन भी बोल सकते हैं। और एग्जांपल में आप देखोगे बिलियर्ड्स खेल रहे हो तो वहां पर आप ये चीज बोल सकते हो जहां पे दो चीजें अलग अलग, कुछ किताबों के अंदर सुपर एक्सप्लोसिव या फिर आप कह सकते हो उसे सुपर इलास्टिक कॉलिजन भी बोला जाता है। सुपर इलास्टिक का मतलब क्या हो गया कि बाद वाले प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो पहले वाले से। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, जब भी कोई बम फटता है, आप किसी चीज को जैसे यूं करके ऊपर हवा में फेंक दो, पहले आपने नॉर्मल स्पीड से उसे फेंका, ऊपर जाके वो फट गया, जैसे वो फटा 2 हिस्सों में बहुत तेज इधर उधर भाग गया, तो मतलब उस केस में आप जो बोलोगे सुपर इलास्टिक कॉलिजन बोल सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो 4-5 टाइप के कॉलिजन है, बेसिकली यहाँ पढ़ने 2 ही हैं, इलास्टिक और इनलास्टिक कॉलिजन। आइए सबसे पहले हम डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं, इलास्टिक कॉलिजन इन 1 डायमेंशन। तो भैया हमारे पास है इलास्टिक कॉलिजन इन 1 डायमेंशन की डेरिवेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में इसके बारे में काफी बार पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले इसे करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले हम बॉडी मानते हैं, ये बॉडी है A जो कि U1 U मतलब इनिशियल वेलोसिटी और U1 मतलब आप इसे पहली फर्स्ट बॉल मान सकते हो या फिर बॉल A मान सकते हो। थोड़ी दूसरी छोटी बॉल है जिसकी वेलोसिटी मान रहे हैं U2। तो U2 क्या रहेगा? दिस इज अ बॉल B U2। तो ये हमारा जो केस हम ले रहे हैं दैट इज बिफोर कॉलिजन वाली बात है ये। ड्यूरिंग कॉलिजन क्या हो रहा होगा, ये वाली चीज इससे जाके टकराई होगी, तो ये वाली जो बॉल है, बड़ी वाली बॉल छोटी वाली बॉल से टकराई होगी। ठीक है। तो ये बॉल A है, ये बॉल B है। टकराने के बाद इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई होगी, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई होगी। दिस इज द ड्यूरिंग कॉलिजन। ठीक है। आफ्टर कॉलिजन क्या रहेगा भाई, ये बड़े साइज की लग रही है, इसने इसको धक्का मारा होगा तो ये आगे बढ़ गई होगी, बी वाले की वेलोसिटी होगी V2 और इसकी वेलोसिटी होगी V5। इसको हम बोलेंगे आफ्टर कॉलिजन। ठीक है। दैट इज बिफोर कॉलिजन, ड्यूरिंग कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन। तो सबसे पहले एक चीज लिखनी है आपको, कंसीडर 2 इलास्टिक बॉडीज A and B मूविंग इन वेलोसिटी U1 and U2। ठीक है। बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन V1 and V2। इसका थोड़ा सा एग्जांपल लिख के दे दोगे तो फ्रेम बन जाता है कि हाँ भाई ये पढ़ने वाले हो। तो ये हालांकि आपने ये 2 बॉडी तो मानी है, दैट्स इलास्टिक कॉलिजन। पहली चीज, सबसे पहली चीज, मोमेंटम इज कंजर्व इन एनी कॉलिजन। किसी भी कॉलिजन, ये सिर्फ इलास्टिक कॉलिजन की बात नहीं हो रही है, किसी भी कॉलिजन मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो मोमेंटम बताइए बेटा, इसका मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका मास कितना है बेटा, इसका मास हम मान लेते हैं m1, इसका मास हम मान लेते हैं m2। ठीक है। तो क्या लिखोगे, m1 U1 प्लस m2
u2। तो मोमेंटम जब कंजर्व है तो मतलब कॉलिजन से पहले का मोमेंटम और कॉलिजन के बाद का मोमेंटम दोनों क्या मोमेंटम रहेंगे, सेम। m1 u1 इक्वल्स टू m प्लस m2 v2, m1 u1 प्लस m2 u2, और आफ्टर कॉलिजन क्या रहेगा, m1 v1 मतलब मास 1 का या ऑब्जेक्ट 1 का इनिशियल फाइनल वेलोसिटी प्लस m2 v2। इस टाइप से आपका रहने वाला है। यदि आप 1 वाली चीज को एक तरफ लेकर आना चाहते हो तो ये प्लस है, नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस m1 v1 m2 v2 माइनस m2 u2। कॉमन ले लोगे इसमें से u1 माइनस v1 और v2 माइनस, दिस इज इक्वेशन नंबर। अब हमारे पास है दूसरी स्टेटमेंट होती है इलास्टिक कॉलिजन की, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन के अंदर क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है। तो पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी बताइए, उसका मास था m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ये हमारे पास आ गए हैं। फिर हम m1 फर्स्ट पार्टिकल को सेकंड पार्टिकल अलग लेके जाते हैं, तो ये प्लस वाला इधर आके माइनस हो जाएगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 v1 स्क्वायर, 1/2 m2 v2 स्क्वायर तो राइट साइड में था, ये वाला जब इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 1/2 m2 u2 स्क्वायर। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें तो कॉमन आ रहा है हमारे पास ये 1 है, 1/2 m1 कॉमन ले लो, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, 1/2 m2 कॉमन ले लो, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। बेटा आपने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो क्या होता था a प्लस b इंटू a माइनस b, तो 1/2 से 1/2 हट गया, ये हमारा आ गया m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 m2 v2 प्लस u2 v2 माइनस u2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और हमें करना क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है। इसके बाद आप लिखना डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। 2 को 1 से क्या करना है भाई, डिवाइड करना है। तो लो 2 ऊपर लिखोगे और 1 का लिखोगे नीचे, तो आप ऐसे करके लिख दो। देखो m1 से तो m1 कट गया, u1 माइनस e1 u1 माइनस v1, इससे पूरा पूरा ये कट गया, m2 से m2 कट गया, v2 माइनस u2, ये पूरा पूरा ये कट गया। कितना बच गया हमारे पास, u1 प्लस v1 u2 प्लस v2। आइए दोनों को लिखते हैं, क्या बचा है हमारे पास, u1 क्या बच गया है, u1 प्लस v1 u2 प्लस v2, इसे यहां ले आइए, u1 माइनस u2 और v2 माइनस v1। अच्छा सुनिए, एक चीज ये, हमने एक सबसे बड़ा जो एजम्पशन स्टार्टिंग माना था, जो पहला वाला पार्टिकल था, मतलब जो बड़ा वाला पार्टिकल था उसकी वेलोसिटी क्या थी, ज्यादा थी किससे, जो छोटे वाले पार्टिकल जो पहले चल रहा था। यदि पहले वाले की स्पीड ज्यादा होती है, वेलोसिटी ज्यादा होती है, तो पहले भाग जाता, कभी कोलिजन होगा ही नहीं। जैसे सपोज मानो मैं आ रहा हूं, मैं चल रहा हूं आगे KTM से और आप पीछे आ रहे हो साइकिल से, मेरी स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर, आप चल रहे हो धीरे धीरे, तो हमारा कभी कोलिजन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। थोड़ी देर बाद में आपको दिखना ही बंद हो जाऊंगा, वो वाली कंडीशन है। मतलब यदि मैं पीछे चल रहा हूँ KTM पर, आप साइकिल पे चल रहे हो,
तो हमारे पास कोलिजन होगा ही होगा। ये वाली कंडीशन हमारे पास है। यदि मेरी स्पीड आपकी साइकिल से ज्यादा है तो उसको की जा सकती है, ठीक है। तो इस वाली चीज हमारे पास आ गई। ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। इससे हम थोड़ा सा कुछ रिजल्ट निकालना चाहें, ध्यान समझना इस चीज को। तो जो U1 लिख रखा है ये है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A, ये है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल B। तो U1 माइनस U2 को आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ बॉडी, रिलेटिव वेलोसिटी लिखो तो ज्यादा अच्छा सही रहेगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ये किसकी है, A विद रिस्पेक्ट टू बॉडी B, मतलब A की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हो, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी, है ना। और इसको क्या बोल सकते हैं हम, रिलेटिव फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, बॉडी किसकी है, B विद रिस्पेक्ट टू बॉडी। या फिर आप ऐसा लिखना चाहते हैं, लिख लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी A विद रिस्पेक्ट टू बॉडी B बिफोर कॉलिजन या आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। ये B वाले की है और ये किसकी है, A वाले की, क्योंकि B माइनस A कर रहे हैं ना, सेकंड माइनस फर्स्ट, इसलिए B विद रिस्पेक्ट टू A। और जैसे मैं आपको बता भी दूं, जैसे कभी हमें निकालना हो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो हम करते हैं वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1, इस टाइप से लिखते हैं। तो B की माइनस A की कर रही है ना, तो B के लिए क्या लिख रहे हो, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, इसलिए ऐसे लिखो, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया हमने। अब पहले वाले की वेलोसिटी ज्यादा थी, दूसरे वाले की कम थी, ठीक है ना। जो पीछे चलता था उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, आगे वाले की कम थी, तभी कॉलिजन होगा। इसको हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच का मतलब क्या होता है कि मैं जब पीछे वाला, जैसे ये छोटा वाला ऑब्जेक्ट है, ये बड़ा वाला है, ये क्या कर रहा है, इसे अप्रोच करना है किस चीज के लिए, टकराने के लिए, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वर्ड यूज कर सकते हैं। ये बोल सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये तो हो रहा होगा, ये जो बड़ी वाली बॉडी हो रही होगी वो पहले पास जाने की कोशिश कर रही थी, जब कॉलिजन हो गया, जब बड़ी वाली बॉडी छोटे वाले टकराई तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गई, तो ये क्या होने लग गई है, धीरे धीरे जब उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी इससे तो उनके बीच में गैप आने लग जाएगा। गैप आने की प्रोसेस क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और उसको हम बोल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती है। इन दोनों के रेशियो को हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं, जो हम आगे देखेंगे। तो इलास्टिक कॉलिजन दोनों क्या होते हैं, सेम। तो आपके पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन केस ऑफ इलास्टिक कॉलिजन। प्रूव कीजिए, तो प्रूव करने के लिए आपसे लिखना है। तो हमारे पास क्या कंडीशन थी, टास्क हमारा क्या था कि पहले हमारे पास एक बॉल थी जिसकी U1 वेलोसिटी थी, इसकी U2 वेलोसिटी थी, थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई V1, इसकी वेलोसिटी हो गई है V2। तो पहले मैं बोलूंगा वेलोसिटी A, बॉडी A इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, ये मूव कर रहा था 20 मीटर पर सेकेंड से। तो बताइए V1 और V2 कितनी है। तो हमारा टारगेट क्या है, V1 निकालना और V2 निकालना। तो उसके बीच में रिलेशन तो हमारे पास आ गया है। U1 और U2 तो हमको पता होगा पहले, ये माइनस V1 है, इसे इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, U1 माइनस U2 प्लस V1 इज इक्वल टू V2। ये हमारे पास आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर, इसे 3 की जगह इसे डाल दो 4, ये आ गया, ठीक है। एंड पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 याद है आपको क्या थी, बताओ, M1 U1 माइनस V1 M2 V2 माइनस U2, ये रिलेशन आपने पहले पढ़ा होगा, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन थी। तो V2 की जगह डाल देते हैं इसमें,
तो ये आएगा m1 u1 माइनस v1 m2 v2 की जगह ये पूरा u1 माइनस u2 प्लस v1 माइनस v2। बेटा ये माइनस u2 ये माइनस u2 तो कितना हो जाएगा m1 u1 माइनस v1 m2 u1 प्लस v1 माइनस 2 u2 ऐसे आ गया है। अब आप क्या कर सकते हो, दोनों को अंदर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। m1 u1 m1 u1 m1 v1 m2 u1 m2 v1 2 m2 u2 ये आ गया। हमें निकालना का टास्क हमारा क्या है सर, हमें v1 निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल तो आपको पता होगी। चलिए इसको इधर ले आते हैं, कितना आ जाएगा m1 u1 माइनस m2 u1, मतलब ये प्लस था इधर आके माइनस, ये माइनस है इसे ले आओ प्लस हो जाएगा 2 m2 u2, ये माइनस m1 v1 था उधर जाएगा तो m1 v1 प्लस m2 v1, इन दोनों में से कुछ कॉमन है u1 कॉमन, क्या लिख सकते हो m1 माइनस m2 u1 तो 2 m2 u2, इसमें से कुछ कॉमन है m1 प्लस m2 v1, इसे नीचे ले आइए तो m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 2 m2 m1 प्लस m2 u2 v1, ये वाली चीज हमारे पास आ गई है। तो v1 हमारे पास क्या आ गया, देखो याद कैसे रखा जाएगा वो थोड़ा सोचना। v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉल ए आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। डायग्राम में देख लो इनिशियल वाले में, पहली चीज से जो डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है वो क्या आ रहा है m1 प्लस m2 आ रहा है, पहली चीज m1 प्लस m2 आ रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 के साथ क्या है u1 और 2 m2 के साथ क्या है u2, मतलब जब v1 निकाल रहे हो तो मल्टीप्लाई में 2 वाला टर्म है और माइनस में 1 वाला टर्म है। इसी तरीके से सिमिलरली यदि आपसे कहा जाए, यदि इस फॉर्मूले को जो ये आपके पास आया है इसको आप थर्ड या फोर्थ इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर देते तो क्या आता, फॉर्मूला बताइए कितना बन जाएगा, v2 बताइए v2 कितना होगा, v2 आएगा सेम, देखो जब 1 था तो 1 में से 2 को माइनस कर देते, जब 2 होगा तो क्या करोगे m2 माइनस m1 इंटू में, यहाँ पे 1 के लिए निकाल लेते तो u1 था, तो 2 के लिए निकालो तो क्या होगा u2 होगा, अपॉन नीचे वाला सेम रहेगा, प्लस जब v1 निकाल रहे थे तो दोनों क्वांटिटी 2 थी तो 2, अब 2 निकाल रहे हो तो यहां भी 1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल b, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन, ये आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी ऑफ द ए पार्टिकल v1। स्टूडेंट्स हमारे पास अब आ गए हैं दो फॉर्मूले, यदि हमें v1 निकालना हो, बताइए v1 का फॉर्मूला क्या रहेगा जल्दी। v1 हमारे पास आता है m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2, साथ में क्या रहेगा जल्दी बताइए u1, दूसरा 2m2 u2 बाय m1 प्लस m2। यदि हम v2 निकालना चाहें तो v2 कितना हो जाएगा m2 माइनस m1, देखिए v1 में m1 में से m2 माइनस कर रहे थे और 2 में v1 m2 में से m1 करोगे और यह आ जाएगा m1 प्लस m2, साथ में क्या रहेगा इसमें, जब ये v1 में u1 था तो v2 में क्या रहेगा u1 बाय m1 प्लस m2, ये वाली चीज आपके साथ आ जाएगी, ये m2 और ये m1, ये वाली चीज हमारे पास साथ में रही होगी, ठीक है। ये चीज हमारे पास आ गई। अब इसका पहला केस लेते हैं जहां से हम कुछ रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। सपोज मान लीजिए कि m1 और m2 क्या है बेटा बराबर है, दोनों का मास क्या है, सपोज एक हमने m मान लिया, दोनों का मास क्या है सेम, तो आफ्टर कॉलिजन यदि मैं निकालना चाहूं, दो बॉडी थी, इसका मास भी सेम है, इसका मास भी m है, इसका मास भी,
इसकी वेलोसिटी u1 थी, इसकी वेलोसिटी u2 थी। आपस में बताइए कॉलिजन के बाद इन दोनों की वेलोसिटी क्या रहेगी। ये हमारा पार्टिकल है 1, ये पार्टिकल है 2, ये पार्टिकल है 1 और ये पार्टिकल है 2। वैसे होना क्या चाहिए, वैसे होना चाहिए इसकी वेलोसिटी आनी चाहिए v1, इसकी वेलोसिटी v2, पर कितनी, तो हमें इसकी वेलोसिटी पता भी नहीं है, पर हम निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए। v1 कितना आएगा बेटा बताइए, v1 m1 की जगह m लिख सकता हूँ, m2 की जगह m लिख सकता हूँ, तो m माइनस m 0, तो 0 इंटू u1 0, इसी का लिख सकता हूँ 2m u2 अपॉन m प्लस m 2m, 2m से 2m कट गया, v1 इज इक्वल टू u2 आ गया। v1 इक्वल्स टू u2 मतलब ये हमारे पास जो v1 है वो किसके बराबर आ गया है, u2 के, मतलब जो इसकी वेलोसिटी u1 थी वो क्या हो गई है, अब u2 हो गई है। सिमिलरली जो v2 होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि m1 m माइनस m 0 पूरा, 2m बाय 2m, 2m बाय 2m इंटू u1, तो v2 किसके बराबर आ गया, u1 के, तो v2 इज इक्वल टू u1 आ गया आपके पास। मतलब कि आप ये कह सकते हो, इंग्लिश में भी बोलना चाहो, इफ लिख लो उसे, when two bodies of equal mass suffer one dimensional elastic collision, their velocities get exchanged. Their velocities gets exchanged after collision. After collision. देख लो, यदि पहले इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड होती तो इसकी 7 मीटर पर सेकंड होती, तो जो 1 वाले की वेलोसिटी है वो 2 वाले की हो जाती, जो 2 वाले की वो 1 वाले की, तो इसकी कितनी आती, 7 मीटर पर सेकंड और इसकी 5 मीटर पर सेकंड। मतलब कॉलिजन के जस्ट बाद वेलोसिटी क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई। नेक्स्ट केस नंबर 2, केस नंबर 2, सपोज मान लीजिए कि जो पहला वाला ऑब्जेक्ट था ये क्या था, रेस्ट पे था। तो पहला वाला क्या है, व्हेन ए बॉडी कोलाइड अगेंस्ट ए स्टेशनरी बॉडी ऑफ इक्वल मास, मतलब मास अभी भी इक्वल है, इसका मास और इसका मास दोनों क्या है, सेम, इसकी वेलोसिटी u है, इसकी वेलोसिटी क्या है 0, ये रेस्ट पे है, एट रेस्ट। ठीक है भाई, बताइए आफ्टर कॉलिजन क्या रहा होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये m, इस पार्टिकल 1, ये पार्टिकल 2, बताइए क्या रहा होगा। तो u1 तो u है और u2 कितना है 0, वैल्यू पुट करते हैं, बताइए v1 क्या रहेगा। तो v1 मतलब आफ्टर कॉलिजन इसकी वेलोसिटी और v2 इसकी वेलोसिटी, तो v1 कितना रहेगा, m और m, ये तो पूरा पूरा 0 हो गया भाई। u2 किसके बराबर है 0, तो ये भी 0 हो गया, और v2 निकालेंगे तो बताइए v2 कितना होगा, v2 m माइनस m 0, ठीक है, और 2m बाई 2m, v2 हमारा आ जाएगा u1 के बराबर, मतलब जो ये वाला पार्टिकल है भागता हुआ जाएगा इसकी वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी अभी क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। तो इसके केस में क्या ले सकते हो आप, आफ्टर कॉलिजन फर्स्ट बॉडी कम्स टू रेस्ट व्हाइल सेकंड बॉडी मूव्स विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट। लिख लीजिए इसे, क्या बोला हमने, फर्स्ट बॉडी कम्स टू रेस्ट। आपसे पता क्या कर सकते हैं, ये बोल देगा इनिशियली एक कंडीशन दे देगा, एमसीक्यू बना देगा और बताएगा इसमें से विच वन इज करेक्ट, तो आपसे पूछते हैं बताइए कौन सा वाला सही है यहाँ पे। तो क्या लिखा, फर्स्ट बॉडी कम्स टू रेस्ट, जो पहली वाली बॉडी जो यू से चल रही थी वो क्या हो गई, अब रेस्ट पे आ गई, और जो पहले वाली जो रेस्ट पे थी वो मोशन में आ गई है। एंड व्हाइल सेकंड बॉडी मूव्स विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट, विद द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो ये पहले 5 मीटर से भाग रहा था अब ये भी 5 मीटर से भागने लग गया है। इसी का थोड़ा सा उल्टा देखते हैं, अभी भी हमारे पास जो सेकंड वाली बॉडी है वो रेस्ट पे ही है, लेकिन अब क्या है, उसका मास बहुत ज्यादा है। केस नंबर 3, मतलब ये छोटी सी बॉडी आ रही है, मास m और इसकी वेलोसिटी है u। अब यहाँ एक बहुत बड़ी वेलोसिटी है, इसका मास बहुत ज्यादा है इस कंपेरिजन में, सपोज ये 1 किलो और ये 20 किलो उस टाइप की बॉडी हो गई है, या फिर ये 1 किलो ये 100 किलो मान लीजिए,
तो ये m जो है दैट इज वेरी 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 ग्रेटर देन स्मॉल। ये रेस्ट पे है, एट रेस्ट। एट रेस्ट का मतलब क्या है, जो इसका u1 था वो u है, इसका u2 था वो क्या है, रेस्ट पे। u1 u के बराबर है और u2 हमारा क्या है, रेस्ट। दूसरी चीज आप देखोगे यहां पर ये हो गया। अब हमें बताना है कि बताइए कॉलिजन के बाद क्या होगा। कॉलिजन के बाद मतलब v1 बताइए क्या होगा और v2 बताइए क्या होगा, ये हमें बताना है। ये स्मॉल m ठीक है। वेलोसिटी निकालते हैं, चलिए आइए। v1 कितना होगा, पहली चीज तो ये रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी क्या है v, और u2 क्या है, रेस्ट पे। तो हुआ क्या होगा, यही है ना, u2 क्या निकालना है हमको, अच्छा ये निकालना है, v1 निकालना है ना। तो v1 के लिए क्या डालोगे, इसका मास आएगा स्मॉल m, m1, इसका मास आएगा कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। और u1 बताइए, u1 कितना है, u, और u2 क्या है, 0। बेटा जब ये मास बहुत बड़ा है और बहुत छोटे में से बहुत बड़ा माइनस कर रहे हो तो क्या कर दोगे, इसे इग्नोर कर दोगे ना, तो उसमें से माइनस करेंगे। मतलब बहुत छोटे में से बहुत बड़ा माइनस कर रहे हो और बहुत छोटे को बहुत बड़े में कर रहे हो, तो ये भी गायब हो गया हमारा। तो छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो क्या आएगा, साइन नेगेटिव m आ जाएगा। यदि मैं इसे इग्नोर कर दूं तो v1 कितना आ गया, माइनस m बाई स्मॉल m इंटू u, कट गया। v1 कितना आ गया, माइनस, मतलब कि जब ये वाला मास इससे टकराएगा तो टकरा के वापस आ जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हुई है, माइनस u, मतलब ये वाला पार्टिकल माइनस u का मतलब यदि इस तरफ जा रहा था टकराने के लिए तो टकरा के ऐसे वापस आ जाएगा बिना मतलब टकराने के तुरंत। इसी सेम पाथ को फॉलो करेगा। जैसे अल्फा पार्टिकल में से बोलते थे ना 8-10 हजार अल्फा पार्टिकल में से एक पार्टिकल ऐसा था तो बिल्कुल 180 वापस उसी पाथ को फॉलो करता था। v2 की बात करें तो v2 में बेटा u2 0 है, ये पूरा 0 हो गया। और u1 कितना था, u, ये छोटा वाला मास है, चलो निकाल के देख लेते हैं, ऐसे हवा में बाजी नहीं करते। v2 निकाल, v2 कैसे आएगा भाई, v2 कर दो, u2 पुट करेंगे, u2 हमारा कितना है, 0, पूरा टर्म 0 हो गया। 2 m1 मतलब स्मॉल m बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू u1। भाई देखो होगा क्या, ये वैल्यू होगी बहुत छोटी। जैसे मैं मान लूं ये वाली चीज बहुत बड़ी है, वैसे आपको माननी पड़ेगी, बहुत बड़ा साइज है, जैसे 1 किलो 100 किलो, 1 किलो 500 किलो, इस टाइप से। मतलब एक छोटे से पत्थर को हाथी की बॉडी से टकरा दो, वो वाली, ठीक है, या फिर एक दीवार से बॉल मार रहे हो, वो वाली कंडीशन। तो जब ये बिल्कुल एग्जैक्टली वो चीज होगी, देखो दीवार से जब बॉल को मारते हो, बॉल को आपने दीवार में मारा, कॉलिजन हुआ, इलास्टिक कॉलिजन में मार रहे हैं थोड़ी देर के लिए, होगा क्या दीवार मूव करने लग जाती है, नहीं सर, उसका मास बहुत ज्यादा है। सिमिलरली जब ये बहुत छोटा सा मास होगा, ये बहुत बड़ा मास है, बहुत छोटे मास को बहुत बड़े मास से डिवाइड करोगे तो लगभग 0 आ जाएगा। तो v2 नियर बाई क्या होगा, 0। तो क्या लिखोगे इस केस के लिए, ये समझ में आ रहा है, एक कंसेप्ट हम कब ले रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना है इसमें। तो इसे क्या लिखोगे, when a light body collide against a massive body at rest, the light body rebound after the collision with the equal and opposite velocity and massive body practically remains at rest। तो जो बड़े वाला मास है वो हमेशा क्या रहेगा, रेस्ट पर। इस टाइप का कोई एग्जांपल आप लेते हो तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है इन इलास्टिक कोलिजन की डेरिवेशन, जिसमें हमें ये पता था कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। तो अब तो हमें पहली चीज ये निकालनी है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व तो नहीं थी, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हुई होगी, कम हुई होगी। क्यों, क्योंकि जो भी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है वो किसकी फॉर्म में गया था, साउंड और हीट, साउंड लाइट की फॉर्म में वो लॉस हो जाती है। तो वो ये देखना है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है, पहली चीज। तो दूसरी चीज, इन इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता क्या है। देखिए जब कभी भी आपके पास पहले एक बॉडी मूव कर रही थी, फिर आगे जाके वो किसी चीज से टकराती है, और टकराने के बाद वो दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, एक साथ मूव करने लग जाते हैं।
जब वो दोनों एक साथ मूव करने की कोशिश करेंगे उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, जिसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी दोनों की सेम। जैसे आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, व्हेन द टू बॉडीज कोलाइडिंग बॉडीज, व्हेन द टू कोलाइडिंग बॉडीज स्टिक टुगेदर, एक साथ चिपक जाएं एंड मूव एज ए सिंगल बॉडी विद ए कॉमन वेलोसिटी आफ्टर द कॉलिजन इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक। इसका एग्जांपल लेके हम देखते हैं किस तरीके से आप काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकाल पाओ। वही सबसे पहले एग्जांपल हमारे पास, एक हमारे पास बॉडी है जिसका मास है m1 जो चल रहा है कितने से, u वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। यहां पे एक छोटा सा मास रखा हुआ था m2 जो कि क्या था, एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट। तो ये कहानी कब की है, बिफोर कॉलिजन की, जब वो दोनों आपस में नहीं टकराए हैं उससे पहले की कहानी है। आफ्टर कॉलिजन क्या होता है, ये बड़ा सा ऑब्जेक्ट ये छोटा सा ऑब्जेक्ट दोनों साथ में मूव करने लग जाते हैं विद द वेलोसिटी v, और यहां पे v क्या है, इसको हम बोलते हैं कॉमन वेलोसिटी, ठीक है। तो जो ये m1 और m2 जो है वो दोनों साथ में चिपक के जा रहे हैं, ठीक है। यदि आप m1 m2 भी नहीं मानना चाहते हैं तो आप इसे कैपिटल M स्मॉल m भी मान सकते हैं, जो आपका मन करे उस तरीके से माना जा सकता है। ये मत बोलना कि सर पहले दोनों का मास देखो छोटे छोटे थे वहां जाके बड़े हो गए, तो मास चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा सा डायग्राम में स्फीयर थोड़ा छोटा बड़ा बन गया है, ठीक है। तो ये चीज है, ये बिफोर कॉलिजन की बात है, और ये वाली कहानी है आपकी आफ्टर कॉलिजन की, ये चीज आपकी हुई, ठीक है। अब क्या होगा, पहली चीज मोमेंटम इज कंसर्व, मोमेंटम इज कंसर्व। पहले वाले का मोमेंटम बताएं तो कितना आएगा, m1 इंटू यू, इसका m2 इंटू 0, इसका m1 इंटू वी, और दूसरे वाले का m2 इंटू वी। दोनों का v इसलिए क्योंकि दोनों कॉमन वेलोसिटी से साथ में मूव कर रहे हैं। तो m1u इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू वी, इसे नीचे ले आइए, m1 बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू u, दिस इज द कॉमन वेलोसिटी, ठीक है। ये हमारे पास दोनों की कॉमन वेलोसिटी आ गई है। अब जब हम ये मान रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, तो मतलब पहले वाली काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रही होगी और बाद वाली काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी बेटा, कम। इस चीज को लिख लो, यहाँ पे कॉमन वेलोसिटी कितनी आ गई है, m1u, m1 उसकी वेलोसिटी अपॉन में m1 प्लस m2। तो जब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी जो पहले थी, जो पहले काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी आ गई है बेटा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी होगी, 1/2 m1 u स्क्वायर, 1/2 m2, बेटा वो तो रेस्ट पे था तो 0। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 m1 u स्क्वायर। पहली इक्वेशन आपके पास आ गई है, ठीक है। यदि उसको पहली इक्वेशन मानना हो तो इसको सेकंड मान लेना। दूसरी चीज, काइनेटिक एनर्जी फाइनल बताइए कितनी आएगी। तो 1/2 m1 कितने से मूव कर रहा है, v के स्क्वायर से, 1/2 m2 कितने से मूव कर रहा है, v का स्क्वायर से। बेटा इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 1/2 कॉमन आ रहा है, v स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बच गया, m1 प्लस m2। आपको पता है v क्या है, यहाँ पे कॉमन वेलोसिटी, वैल्यू पुट कर दें, बताइए v कितना आया था, आपने अभी निकाला था, m1u अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, m1 प्लस m2। यहां तक तो ये बात ठीक आ गई हमारे पास। यदि मैं इसे आगे फर्दर सॉल्व करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल बताइए कितनी आ रही है, 1/2 m1u स्क्वायर, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इनटू m1 प्लस m2। तो बेटा ये से कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी आ गई है, 1/2
m1u square m1 plus m2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर हमें निकालना है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मतलब या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। यदि आपको पता है कि लॉस ही होने वाला है तो आप क्या बोलोगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। क्योंकि आपको पता है जब लॉस ही हो रहा है तो मतलब पहले ज्यादा होगा फिर बाद में क्या होने वाला है, कम। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बताइए बेटा कितनी, जल्दी बताइए फटाफट। 1/2 m1u स्क्वायर। बेटा फाइनल बताइए 1/2 m1 u स्क्वायर और m1 प्लस m2। ये चीज आ गई आपके पास। बताना बेटा इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है आपके पास। ओके, एक चीज हमारे पास रह गई होगी, जब हमने यहाँ पे स्क्वायर किया होगा तो यहाँ पे 2 रह गया होगा, m1 स्क्वायर और यहाँ पे भी m1 स्क्वायर, क्योंकि वो हमारे पास कॉमन नहीं आएगा। आगे देखोगे तो क्या हो रहा होगा, बताइए भाई क्या कॉमन आ रहा है इसके अंदर। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m1 u स्क्वायर कॉमन है, कितना बच गया 1 माइनस m1 बच गया और यहाँ बच गया m1 प्लस m2। 1/2 m1 u स्क्वायर, इसे यहाँ ले जाइए m1 प्लस m2 माइनस m1 प्लस m2, ये इसे काट दो तो कितना बच जाएगा बताइए। ये हमारा आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी में चेंज 1/2, ये m2 आ रहा होगा तो ये m1 m2 u स्क्वायर m1 प्लस m2। दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ना तो मास कभी नेगेटिव हो सकता है और ना ही u आपका नेगेटिव हो सकता है। तो आप इसे लिख लीजिए, द काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट मेनली इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड। जब कोई भी कॉलिजन होता है आपस में टकराते हैं ना, वो टकराते वक्त क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। और दूसरा हीट, थोड़े टाइम के बाद जब वो टकराते हैं तो हीट प्रोड्यूस होने की वजह से कोई गाड़ी है वो गर्म हो जाती है, या फिर कोई चीज है ऑब्जेक्ट है वो गर्म हो जाता है। वो हीट प्रोड्यूस क्यों, जैसे आप लोहे के ऊपर हिट करो हथौड़े से, तो वो तो चलो हमारा इलास्टिक कॉलिजन का एग्जाम्पल नहीं है, पर तब भी आप देखोगे कि उसके में थोड़े टाइम के बाद हीट प्रोड्यूस होती है। तो वो एग्जाम्पल किस चीज का है, मतलब हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो कहीं ना कहीं कॉलिजन की वजह से हो रही है।